बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमरे का स्पेशलिस्ट अलशिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको हर्पीज़ ज़ॉस्टर ऑप्थेल्मिकस के बारे में बताऊँगा। इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हर्पीज़ ज़ॉस्टर जो आई को इन्वॉल्व करती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। बाज़ औक़ात ये कमर के एक साइड पे कर लेती है और जिस्म के किसी और हिस्से पर भी सारी ये हर्पीज़ ज़ॉस्टर असर कर सकती है। तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक साइड पर होती है, जिस्म के एक साइड पर होती है और नर्व का एक हिस्सा उसको इन्वॉल्व करती है। आमतौर पर जो नर्व्स हमें सप्लाई करने के लिए आ रही हैं दिमाग से, उनके अपने अपने मखसूस डर्मेटोम्स और मखसूस हिस्से होते हैं जिनको सप्लाई करती हैं। तो ये नर्व के एक मखसूस हिस्से को इन्वॉल्व करती है और यूजुअली ये वन साइडेड होती है। और इसी तरह जब आँख को या फेस को ये इन्वॉल्व करती है तो उसमें भी ये आमतौर पर वन साइडेड होती है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये सर के एक हिस्से में है, जिसमें सर को भी इन्वॉल्व कर रही है और ये फोरहेड का एरिया है और आँख का ऊपर का हिस्सा है। तो ये हम इस वक्त ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है, फिफ्थ नर्व जो दिमाग से आती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसके ऑप्थेल्मिक एरिया को ये इन्वॉल्व कर रही है और इसको वन साइडेड है। शुरू में इस तरह के दाने और ब्लिस्टर्स निकलते हैं, वेजिकल्स बनते हैं जो कि बहुत पेनफुल और इनके अंदर जलन और दर्द होता है। शुरू में इस तरह के ये दाने बनते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दाने फिर खुश्क फट जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं, फिर ये थोड़ी सी ब्लैक शेप अख्तियार कर लेते हैं। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और अगर इसके ये यहाँ तक इन्वॉल्व हो, टिप ऑफ द नोज़ अगर इन्वॉल्व हो, तो उस वक्त फिर आँख भी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। अभी ये आँख का जो बाहर वाला हिस्सा है वो इन्वॉल्व है और इसकी स्वेलिंग की वजह से आँख बंद है। यूजुअली आँख जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ स्वेलिंग की वजह से बंद होती है। लेकिन अगर टिप ऑफ द नोज़ इन्वॉल्व हो तो फिर ये साइन होता है कि ये आँख भी अंदर से इन्वॉल्व होगी। तो इसके लिए आमतौर पर ये काफ़ी यानी पेनफुल कंडीशन है। वैसे भी एक ये वायरल डिज़ीज़ है। वायरल डिज़ीज़ का एक जो करेक्टरिस्टिक आजकल आप लोग भी जानते हैं कि इसमें काफ़ी यानी थकावट और इसमें टेम्परेचर और कमज़ोरी और थोड़ी डिप्रेशन होती है काफ़ी। तो पहले तो इसको अच्छे डॉक्टर से, स्किन वाले से या आँखों वाले से इसकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। डायग्नोसिस के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। आमतौर पर इसके लिए एंटीवायरल टेबलेट्स हम देते हैं जो कि ज़ोविरेक्स के नाम से या और नाम से अवेलेबल हैं। ओरल बाय माउथ जो है वो टेबलेट दी जाती हैं। इसके अलावा एंटीवायरल स्किन ऑइंटमेंट अवेलेबल है जो कि स्किन एरिया पे लगाई जाती है जहाँ जहाँ स्किन इन्वॉल्व हो। और इसके दरमियान में हम स्किन की ऑइंटमेंट भी देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कम्बिनेशन होता है ताकि इसके अंदर जो स्वेलिंग है वो कम से कम हो, पेन कम से कम हो, वो भी साथ दे सकते हैं। और अगर आँख की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो सिर्फ कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह या लुब्रिकेंट वगैरह देते रहते हैं ताकि आँख जो है वो खुश्क ना हो और आँख खुलने में आसानी हो। और अगर आँख की इन्वॉल्वमेंट है, अंदर पेन है, जलन ज़्यादा है या देखने पे आँख के ऊपर कोई कार्निया ऊपर अल्सर भी बन सकते हैं बाज़ औक़ात, और इसके अलावा कंजक्टिवा जो है आँख का, उसकी भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए फिर हमें वही एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स जो अवेलेबल हैं जो हम स्किन पे लगाते हैं उसी तरह की आई ऑइंटमेंट भी अवेलेबल होती हैं जिसमें ज़ोविरेक्स आई ऑइंटमेंट है या उसका कोई मुतवादिल जो भी अवेलेबल हो मार्केट में, तो वो ऑइंटमेंट हम आँख में लगाने के लिए देते हैं।
हर 4-4 घंटे बाद यानी 5 टाइम्स अ डे वो ऑइंटमेंट आँख में डालते हैं, ताकि आँख में जो सोजिश है और जो वायरस का जो असर है वो ख़त्म हो। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि कार्निया के ऊपर भी इसका ज़ख़म बन जाता है। जिस तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स में वायरल अल्सर बनता है, उस तरह टिपिकल तो नहीं होता, ये थोड़ा सा मिलता जुलता कार्निया अल्सर बन सकता है हर्पीस ज़ोस्टर ऑफ्थल्मिकस की वजह से। तो उसके लिए भी यही फिर हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो हीलअप हो जाता है यूजुअली, और कार्निया के ऊपर ज़्यादा अगर फिर ज़्यादा ओपेसिटी नहीं छोड़ जाता और आँख की रिकवरी हो जाती है। और इन चीज़ों के साथ साथ ऑफ कोर्स हम पेन किलर देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, ताकि पेशेंट जो है कंफर्टेबल रहे, उसको तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, और दर्द वगैरह जो कि चूँकि इसमें ज़्यादा होता है, पेन काफ़ी होता है, तो उसके रिलीफ करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो बात अहम है वो ये है कि पेशेंट चूँकि काफ़ी फीवरिश होता है, टेम्परेचर फील करता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको खुराक अच्छी देनी चाहिए, न्यूट्रिशन उसकी इम्प्रूव करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर प्रोटीन डाइट, सूप्स वगैरह, जूसेस वगैरह उसको आप ज़्यादा दें, ताकि मरीज़ की जो कंडीशन है वो बहाल रहे। और इसके बाद यह है कि थोड़ा सा ये टाइम लेती है, तो सेल्फ लिमिटिंग है, और साथ ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स ये चल रही होती है। तो इसके फिर सकार जो निशानात जो है, अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो वो कम से कम बनते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, नहीं देंगे, तो फिर भी इसके निशानात जो स्किन के ऊपर हैं वो ज़्यादा बनेंगे। और कार्निया अल्सर अगर है, ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो कार्निया के ऊपर ज़ख़म जो है वो छोड़ जाएगा और ओपेसिटी बन जाएगी। तो इस तरह इसकी जो ट्रीटमेंट के साथ अगर आप चलते हैं और वेल इन टाइम और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, तो इसके असरात जो है वो कम से कम होते हैं। और इवन यह है कि इसके ख़त्म होने के बाद भी जो पेन है वो कम रह जाता है। अगर हम इस वक्त इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते, तो इस एरिए में फिर बहुत अरसे तक पेशेंट जो है ना पेन फील करता है, जहाँ जहाँ पे ये निशानात और जहाँ लीजन मौजूद होता है। तो ये आजकल मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स इन कंटेक्ट हैं, वो पूछते हैं, उनको प्रॉब्लम चल रहा था, और उन्होंने फिर मुझसे हिदायत भी ली हैं और मशवरा भी किया है। तो मैंने ज़रूरी समझा है कि इसकी वीडियो को मैं दोबारा कुछ अहम हिदायत की इजाफे के साथ मैं दोबारा आपको बताऊं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को अजीज़ व क़ारिब में या किसी को यह मसला होता है, तो वो उसका बेहतर इलाज करके अपने आप को बेहतर क्योर कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।